प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में क्या क्या पढ़ना, आज हम पढ़ेंगे। विचलन कोण पढ़ेंगे और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है पहले समझिएगा। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा रहता है, क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो देखिएगा, प्रिज्म फिगर बनाते हैं। पहले बनाते हैं प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म में क्या होता है कि प्रिज्म में जो प्रकाश की किरण होती है दो बार अपवर्तित होती है, क्योंकि इधर वाला जो माध्यम हमारे पास कैसा विरल है। प्रिज्म कांच का है तो माध्यम कैसा होगा? सघन होगा। इसके बाद प्रकाश किरण फिर बाहर जाएगी तो हमारे पास माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं। ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित हो गई। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, बीच में सघन माध्यम नहीं होता, तो प्रकाश की किरण किस तरफ चली जाती? प्रकाश की किरण आगे की तरफ चली जाती। तो प्रकाश की किरण किस तरफ जाती? तो प्रकाश की किरण इस तरह चली जाती। ठीक, इस तरह चली जाती। लेकिन अगर हम यहाँ पे अविलंब खींच देते हैं तो हमारे पास ये रहा अविलंब, लंबवत। तो जो प्रकाश की किरण है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अविलंब की ओर झुक जाएगी तो प्रकाश की किरण इस तरीके से बैंड होके यहां चली जाएगी, इस तरफ चली गई। जब इस तरफ चलेगी अब क्या होगा? अब प्रकाश किरण फिर यहां से बाहर निकलेगी। जब यहां से बाहर निकलेगी सघन से किस तरफ जाएगी? सघन से जाएगी ये विरल की तरफ। अब क्या होगी? अब अविलंब से दूर हट जाएगी। चलो यहां पे एक अविलंब खींचते हैं। ये अवलंब खिंच गया, इसको आगे बढ़ा दो। अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी? अवलंब से दूर हट जाएगी। तो अवलंब से दूर हटने के लिए कंडीशन क्या रहेगी? प्रकाश की किरण यूं रहेगी, दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। अब ये प्रकाश की किरण दूर हट गई। अगर इसको पीछे वापस मिलाया जाए तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास। तो इसके हम नाम दे देते हैं। मान लेता हूं हमारे पास ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट पी और ये पॉइंट हमारे पास है क्यू और ये पॉइंट हमारे पास है आर। तो हमारे पास आपतित किरण, तो आपतित किरण के लिए मैंने मान लिया ये कोण हमारे पास है I1, ये हमने मान लिया R1, ये मान लिया हमने R2 और ये मान लिया गया I2। और ये हमारे पास जो एंगल होता है ये होता है डेल्टा, मतलब विचलन कोण। अच्छा, विचलन कोण में आप समझ जाइएगा, पहले समझिएगा विचलन कोण क्या होता है। कि विचलन कोण की ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये विचलन कोण क्या है? इस त्रिभुज का बहस कोण है PQR का। किसी त्रिभुज का जो बहस कोण होता है वो सामने के दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। सामने के दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। आप यूं समझिएगा, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, ये एंगल हमारे पास A है और ये एंगल हमारे पास B है। तो ये वाला एंगल अगर हमारे पास C है तो C किसके इक्वल हो जाएगा? C इक्वल हो जाएगा A प्लस B के। किसके इक्वल हो जाएगा? A प्लस B के। तो ये वाला एंगल, तो न्यूनतम विचलन के लिए हमारे पास डेल्टा M होता है। अगर विचलन कोण देखा जाए तो इस कोण की और इस कोण की इक्वल होगा। जी वाला कोण कितने का हो जाएगा? जी वाला कोण हो जाएगा I1 माइनस R1। ये कोण कितने का हो जाएगा? I2 माइनस R2 बराबर कितना हो गया? डेल्टा हो गया। तो हमारे पास क्या रहा यहाँ पे? I1
प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 कितना रहा, डेल्टा रहा। अगर हम न्यूनतम विचलन की बात करें, न्यूनतम विचलन के लिए तो न्यूनतम विचलन के लिए I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर हमने कितना मान लिया, R मान लिया। इस तरीके से हमारे पास ये विचलन कोण आता है। अब हम बात करते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, तो न्यूनतम विचलन के लिए हमारे पास क्या रहा, I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर R। इसको आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मैं मान लेता हूं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। मानो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण हमारे पास कितना a है। अब आप इसमें समझिएगा, अगर चतुर्भुज AQOR में देखें, किसमें देखें, चतुर्भुज AQOR में, इधर देखना बेटा, ये पूरा एंगल कितने का है, क्योंकि यहाँ पे लंब खींचा गया था, 90 का है। और ये हमारे पास एंगल कितने का, 90 का है। दो एंगल 90 के हो गए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश। 360 अंश में हमारे पास क्या हुआ, 90 और 90, 180 तो निकल गया। जब 180 निकल गया तो हमारे पास दो एंगल बचते हैं, हमारे पास कौन कौन से, ए और ओ। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा, बस यही समझना था इसमें। चलो देखते हैं, फिर देखते हैं चतुर्भुज AQOR में एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर हमारे पास कितना, 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं त्रिभुज QOR में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज QRO में तो हमारे पास कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा, 180 रहेगा। तो हमारे पास कितना रहा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O बराबर कितना, 180 अंश। तो हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे। अब देखिएगा दोनों की RHS कैसी है, सेम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनकी RHS सेम है तो इनकी LHS कैसी होगी, LHS भी समान होगी बेटा। तो एंगल ए प्लस एंगल O, R1 प्लस R2, एंगल O से एंगल O चला गया, कोण ए बराबर कितना हो गया, R1 प्लस
R2 न्यूनतम विचलन के लिए अभी आपको बताया था कि R1 और R2 किसके बराबर होते हैं, R के बराबर होते हैं। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, R हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोण A इज इक्वल टू R प्लस R, कोण A बराबर 2R। तो कहने का मतलब A इज इक्वल टू, जो A की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2R के बराबर होगी। और R इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, A/2। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास कितनी रही, A/2 प्लस A/2। तो प्रिज्म में क्या होता है कि हमारे पास ये दोनों एंगल, ये और इनका योगफल इस प्रिज्म कोण के बराबर होता है या प्रिज्म के अपवर्तक कोण के बराबर होता है। अब देखते हैं इस विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए हमारे पास क्या रहेगा। अगर न्यूनतम विचलन कोण के डेल्टा एम बराबर, तो ना हो डेल्टा एम बराबर, बहस कोण है, सामने के दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो कितना रहेगा ये, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए हमारे पास क्या होता है, R1 बराबर R2 बराबर R होता है। और आपको बताया गया था कि I1 बराबर I2 बराबर कितना होता है, I होता है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू I माइनस R और प्लस I माइनस R। तो हमारे पास क्या रहा, डेल्टा एम इज इक्वल टू 2I और माइनस का 2R, माइनस का कितना रहा 2R। लेकिन 2R किसके इक्वल है, 2R A के इक्वल है। तो हमारे पास डेल्टा एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा, 2I माइनस A। और इक्वेशन नंबर हमने बना दिया इसको। तो यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2I माइनस A आ गई। अगर हम यहाँ I की वैल्यू निकालें तो 2I बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस A। और I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई I की, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, R की। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसलिए हम क्या करें, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या होता है कि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है, n है। तो हम लिख चुके हैं, माना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। तो क्या रहेगा, n इज इक्वल टू साइन I। अब इसमें हम क्या करेंगे, I और R के मान रख देंगे। तो n इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन O। जो I की वैल्यू है हमारे पास है डेल्टा एम प्लस A/2। तो साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है A/2। तो हमारे पास क्या रहेगा, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसमें n क्या है, n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है। और A हमारे पास क्या है, प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।